हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास पढ़ाने चल रहा हूं जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। तो बच्चों ये आपके हाई स्कूल के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभ्यास से आपको कम से कम एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके देख लीजिए कि चाहे जो पेपर हुआ हो कक्षा 10 का, उसमें आपको ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न अवश्य पूछा गया है। चाहे वो कई सालों पीछे का पेपर भी आप देखेंगे तो उसमें भी ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित एक प्रश्न अवश्य मिलता है। इसलिए आप ऊंचाई एवं दूरी को अच्छे से तैयार कीजिए जिससे आपका 5 नंबर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चों, आज मैं आप सबको 5 नंबर क्लियर करवाऊंगा ऊंचाई एवं दूरी पढ़ा करके। यदि आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आप 5 नंबर अर्जित कर लेंगे, आसानी से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न मिले तो आप पहले प्रश्न समझ लीजिए। जब आप प्रश्न अच्छे से समझ लेंगे तो आप प्रश्न आराम से लगा लेंगे। जब तक आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो आप प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न लगाने से पहले प्रश्न को समझना जरूरी है कि कैसे हम प्रश्न को समझें। जब आप प्रश्न समझ लेंगे तो प्रश्न की सहायता से आप एक फिगर बनाएंगे और उसी फिगर की सहायता से आप प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको आज मैं केवल फिगर समझाऊंगा। फिगर समझाने के बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को भी हल करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऊंचाई एवं दूरी में एक लंब होता है, इसे कहते हैं लंब। ये सीधी वाली लाइन जो होगी ये है आपका लंब। अब लंब के रूप में हो सकता है कोई मीनार हो सकता है कोई खंभा हो सकता है कि कोई पेड़ हो। जो भी वस्तु ऐसे खड़ी खड़ी होगी उस सभी वस्तुओं को हम लंब ही कहेंगे। आपसे कह दिया जाए कि एक मीनार है, मीनार भी लंब की तरह होगी। एक वृक्ष है तो वृक्ष भी मीनार की तरह ही होगा क्योंकि खड़ा ही होगा। यानी कि यहाँ पर हमें वृक्ष, मीनार ये सब नहीं देखना है, हमको ये समझना है कि जो भी वस्तु दिया गया है क्या वो सीधी सीधी खड़ी है। यदि वह सीधी सीधी खड़ी है तो वह हमारा लंब है। बस इतना याद रखना है। ये आपका हो गया लंब। अब ये जो लंब हो गया है ये ऐसे हवा में तो टहलेगा नहीं, ये जमीन पर होगा। तो लीजिए ये आपकी जमीन भी यहाँ पर बन गई, जमीन हो गई। और यदि आप यहाँ इस जमीन पर खड़े होकर के इस खंभे के शिखर को देख रहे हैं, यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ जमीन पर खड़े होकर के इस खंभे के शिखर को देख रहे हैं, तो आपको देखने के लिए अपने सर को ऐसे थोड़ा उठाना होगा ऊपर की ओर। यानी कि आपकी आंखें कुछ इस तरह से बनेंगी, यानी कि ये इस तरह से यहाँ आपकी आंख हो गई, यहाँ से ही आप देख रहे हैं। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से आपके आंखों द्वारा एक सीधी रेखा बनाई जाएगी, क्योंकि जब भी आप वस्तु को देखेंगे तो इस तरह से आपकी एक सीधी रेखा बन जाएगी। इस सीधी रेखा को हम कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। और जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम कहते हैं लंब। और यहाँ पर जो आपका आधार है यानी कि जमीन, तो जमीन को कहते हैं आधार। तो यहाँ पर आप सीख लिए हैं कि कर्ण किसे कहा जाएगा, किसको लंब कहा जाएगा, किसको आधार कहा जाएगा। अब चलिए इसमें आ जाते हैं कि कोण कहाँ बनता है। तो जब भी आप यहाँ जमीन से देखेंगे यानी कि नीचे जमीन पर खड़े होकर के ऊपर शिखर को देखेंगे तो यहाँ आपका कोण बनेगा। जब भी आप जमीन पर खड़े होंगे तो कोण आपका यहाँ बनेगा थीटा। और इस थीटा को हम कहते हैं उन्नयन कोण। ये आपका है उन्नयन कोण। जब आप जमीन से ऊपर की ओर देखेंगे तो आपका उन्नयन कोण बनता है। अब मान लीजिए कि आप जमीन पर नहीं खड़े हैं, आप खंभे के शिखर पर खड़े हैं। यहाँ देख लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं खंभे के शिखर पर। तो खंभे के शिखर पर खड़े होंगे तो कुछ इस तरह से देखेंगे आप, ये देखिए
खंभे के शिखर पर खड़े होंगे तो ऊपर से आप नीचे की ओर देखेंगे, तो ये नीचे से ऊपर की ओर देखिए, चाहे ऊपर से नीचे की ओर देखिए, ये आपका कर्ण ही रहेगा। तो इस तरह से आप ये जो आधार दिया गया है, आधार के समांतर ही एक रेखा और खींच लीजिए, जिसे कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। तो ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ये कर्ण, जो आपका कर्ण है, कर्ण और क्षैतिज रेखा के बीच में यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा, ये आपका अवनमन कोण कहलाएगा। ये हो जाएगा आपका अवनमन कोण। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि अवनमन कोण कहाँ बनेगा और उन्नयन कोण कहाँ बनेगा। उन्नयन कोण बच्चों जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब बनता है, और अवनमन कोण जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब बनेगा। यहाँ पर आप फिगर की सहायता से भी समझ सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर फिगर भी आ चुका है, देख लीजिए कि पहले तो एक लड़की जमीन पर खड़ी होकर के ऊपर की ओर देख रही है, तब वहाँ देखिए आप उन्नयन कोण बन रहा है। अब इसी तरह से दूसरा वाला फिगर भी आप देख लीजिए, ये आ चुका है। दूसरे वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की जो कि छत पर खड़ी होकर के जमीन पर नीचे की ओर देख रही है, तो उसके आंखों के द्वारा जो कोण बन रहा है वो आपका अवनमन कोण है। तो बच्चों इस फिगर की सहायता से भी आप समझ लेंगे, और यहाँ हम जो समझाए हैं उसकी सहायता से भी आप समझ लीजिए, जिससे आपको जब प्रश्न हल करना हो तो आप फिगर बनाने में थोड़ा भी हिचकिचाएं ना। जब आप अच्छे से समझ लेंगे, बेस आपको मजबूत होगा, तो आप निश्चित ही ऊंचाई दूरी के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब आप शुरू करेंगे अभ्यास 9.1। तो आज मैं आप सभी लोगों को अभ्यास 9.1 के कुछ प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसके बाद में जो शेष बच जाएंगे, मान लीजिए कि कुछ प्रश्न बच जाएं, तो मैं उसको अगले वीडियो में जब बनाऊंगा अगला वीडियो, तो उसमें भी मैं उसको हल करवा दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम अभ्यास 9.1 का पहला प्रश्न देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बोर्ड में आपका पहला प्रश्न आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक खंभा बनाया गया है। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक खंभा है, तो आप इस तरह से एक खंभा बना दीजिए। हमने आपको पहले भी समझाया है कि जो भी खंभा कह दे, मीनार कह दे, तो उसको आप सीधा बनाइएगा। ये हो गया आपका खंभा। खंभे के शिखर से एक रस्सी बंधी हुई है। तो चलिए शिखर से एक रस्सी बांध दिए हैं हम, ये देख लीजिए ऐसे नीचे की ओर, और यहाँ इस जमीन पर लग गई रस्सी, यानी कि खंभे के शिखर से जमीन तक एक रस्सी बांधी गई है तिरछी इस तरह से। अब इसी रस्सी के ऊपर एक सर्कस का खिलाड़ी चढ़ रहा है। ये जो रस्सी है आपकी तिरछी, इसी रस्सी पर सर्कस का खिलाड़ी चढ़ रहा है। तो चलिए बनाते हैं एक सर्कस का खिलाड़ी। ये है आपका सर्कस का खिलाड़ी जो रस्सी के ऊपर इस तरह से चढ़ रहा है। देख लीजिए, ये खिलाड़ी ऊपर की ओर ऐसे चढ़ते हुए जाएगा। कहाँ तक जाना है इसको? इस शिखर तक जाना है। ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद कह रहा है कि रस्सी जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। तो ये आपकी ज़मीन, ये नीचे आपकी ज़मीन, और ये है आपकी रस्सी। रस्सी और ज़मीन के बीच में जो कोण बनेगा थीटा, वो आपका है 30 अंश। इतना बना लिए, यानी कि रस्सी और ज़मीन के बीच में आपका कोण बन गया 30 अंश। अब देखते हैं कि रस्सी की लंबाई कितना दिया गया है। तो आप प्रश्न में देखे होंगे कि रस्सी की लंबाई दिया गया है 20 मीटर। तो ये हो गई आपकी रस्सी, जो ये तिरछी है, यही आपकी रस्सी है। तिरछी वाली लाइन रस्सी है। ये हो गई आपकी 20 मीटर। तो रस्सी आपकी हो गई 20 मीटर। आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो ये हो गई आपकी खंभे की ऊंचाई,
h। खंभे की ऊंचाई हो गई h। अब यहाँ आप लिख दीजिएगा a, b और ये हो गया आपका c। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ लिखेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर क्या है बच्चों? h। और रस्सी की लंबाई दिया गया है, रस्सी की लंबाई है AC, यानी कि AC बराबर 20 मीटर, इतना हमको मिला। और थीटा दिया गया है 30 अंश, तो थीटा भी मिल गया। अब हमको निकालना है ऊंचाई। तो जब भी आपको ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न मिल जाए तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात का ही प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि कर्ण दिया गया है और लंब, यानी कि हमको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जिसमें कर्ण हो और लंब हो। कर्ण और लंब जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा उसी का प्रयोग हम करेंगे। तो देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि लाल बट्टे कक्का आप अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। ये पहला होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। तो पहले में आप देख रहे हैं कि साइन में ही लंब बटा कर्ण मिल रहा है, यानी कि हमको चाहिए भी था लंब और कर्ण। तो यहाँ पर साइन में ही मिल जा रहा है आपको लंब और कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, इतना हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा बराबर लंब। तो लंब आपका क्या है? यहाँ देख लीजिए, लंब है आपका BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बटे कर्ण आपका क्या है? AC, तो यहाँ लिख दीजिए AC। अब सबका मान रख देते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा के स्थान पर आप लिखिएगा 30, क्योंकि थीटा बराबर 30 है, तो यहाँ लिख दीजिए 30 बराबर BC। यहाँ पर आप देखिए BC का मान कितना है? BC यहाँ दिया गया है h, तो आप लिखेंगे h बटे में AC। तो AC क्या है आपका? ये A से लेकर C तक की लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर, यहाँ लिख दीजिए 20। अब यहाँ साइन 30 है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर h बटे में 20। आप तिरछा गुणा करेंगे तो 20 का गुणा 1 में होगा, तो 20 × 9 20 बराबर 2 का गुणा h के साथ कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2h। अब 2 × 9 2 से इसको 20 को काट दिएगा तो 10 आएगा, तो h बराबर आपको मिल जाएगा 10 मीटर। तो ये आपका हो गया मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख दीजिएगा खंभे का पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका खंभे की ऊंचाई बराबर खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, उसका आंसर भी आ चुका है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं क्या है। और आप यदि मेरा पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक, तो आप निश्चित ही ऊंचाई एवं दूरी अच्छे से समझ जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में आने वाले समस्त प्रश्नों को आप अच्छे से बना भी सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको प्रत्येक अभ्यास का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो आंधी आएगी तो पेड़ टूटेंगे ही। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि पेड़ तो टूटा है, टूटने के बाद वो झुक गया, ऐसे झुक गया और जाके ज़मीन से छू रहा है, ज़मीन से वो छू रहा है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी ज़मीन के साथ जो उसका शिखर छू रहा है वो 30 अंश का कोण भी बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु का मतलब होता है जड़, यानी कि जड़ से शिखर तक के बीच की जो दूरी है वो आपका दिया गया है 8 मीटर।
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो ये मान लीजिए आपका पेड़ है, ये हो गया आपका पूरा पूरा पेड़, ये ऐसे खड़ा हो गया पेड़ आपका। अब आंधी आ गई, आंधी आने से ये पेड़ टूट गया। तो मान लीजिए यहाँ आधे पर से टूटा है, जो यहाँ से पेड़ टूट गया और टूट के इस तरह से ऐसे झुक गया ज़मीन पर। ये देख लीजिए, ये आपका पेड़ ऊपर वाला टूट चुका है। ये ऊपर वाला जो भाग था यहाँ से यहाँ तक, ये टूट करके ऐसे झुक गया। झुक करके इस तरह से ज़मीन से 30 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि ये आपका थीटा भी दिया गया 30 अंश। पहले तो आप मान लीजिए जो खड़ा हुआ भाग है इसकी ऊंचाई है आपकी यक्स। जो खड़ा भाग है आप इसको मान लीजिए कि खड़ा हुआ भाग की ऊंचाई जो है आपकी यक्स मीटर है। और जो ये झुका हुआ भाग है इसकी ऊंचाई आप मान लीजिए कि ऊंचाई या लंबाई इसको मान लीजिए कि वाई मीटर है। जो झुके हुए भाग की लंबाई है ये है वाई मीटर। यही झुका हुआ वाला भाग जो है आपका ये खड़ा भाग था जो यहाँ पर है, देख लीजिए ये वाई। जो ये वाई है यही झुक करके इस तरह से बन गया है। तो ये वाई जो ऊपर था ये आपका नीचे आ गया, क्योंकि आंधी से पेड़ टूटा है। प्रश्न में भी आप देख लीजिए कि आंधी से पेड़ टूट गया और टूटने के बाद ज़मीन से उसका शिखर छू रहा है, यानी कि यही भाग ऐसे टूट के आया ज़मीन से छूने लगा है, ये शिखर उसका छू रहा है। और ये है आपका जड़, यानी जड़ से लेकर शिखर तक के बीच की दूरी आपको दिया गया है 8 मीटर। यह है आपका 8 मीटर। तो यहाँ हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो जब भी आप पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको पहले यक्स का मान मालूम होना चाहिए, उसके बाद में वाई का। जब यक्स और वाई आप निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक के पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। आप ऐसे त्रिभुज में ए बी सी भी बना दीजिए। तो सबसे पहले आपका जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो दिया है ए बी बराबर, ए बी आपको दिया गया था 8 मीटर। और यहाँ ए सी आप देख लीजिए ए सी तक कितनी दूरी है वाई मीटर। तो ए सी बराबर हम लिख देंगे वाई मीटर। उसके बाद आपका बी सी है, बी सी एक्स मीटर। तो ये हो गया आपका बी सी बराबर एक्स मीटर। यहाँ लिख दीजिए कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर एच मीटर, यानी कि जो पेड़ है उसकी ऊंचाई एच मीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चित्र में देख लीजिए, इसमें हम बारी बारी से पहले वाई का मान निकालेंगे, फिर यक्स का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कर्ण दिया गया है और आधार, कर्ण और आधार इन दोनों का ही अनुपात बनाएंगे आप पहले। इन दोनों का अनुपात पहले आप बनाएंगे। तो ये आपका कर्ण है और ये है आपका आधार। तो देख लीजिए कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण और आधार होता है। तो ऐसे लाल बट्टे का लिख दीजिएगा। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन। यहाँ देख रहे हैं कॉस में आपका बन रहा है आधार और कर्ण, हमको आधार और कर्ण चाहिए भी। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी से कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, ये हो गया। तो कॉस थीटा बराबर आधार आपका कितना है, आधार आपका है ए बी बटे में कर्ण, कर्ण का मतलब है ए सी, ये हो गया आपका ए सी। यहाँ आप सभी का मान रखेंगे तो थीटा है, तो थीटा बराबर आप 30 रखेंगे बराबर ए बी का मान कितना दिया गया है देख लीजिए। ए बी है आपका 8 और ए सी आपका है वाई। अब यहाँ कॉस 30 अंश है तो कॉस 30 अंश का मान लिखेंगे तो मान होगा √3 बटे में 2 बराबर 8 बटे में वाई। अब यहाँ भी आप तिरछा ही गुणा कीजिएगा। तो वाई का गुणा आप √3 के साथ कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए ऐसे वाई का गुणा √3 के साथ, तो ये हो जाएगा वाई, ये आपका हो जाएगा वाई √3 बराबर 2 8 16 और वाई बराबर आपको मिल जाएगा 16 बटे में √3। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा।
यानी कि हमको y मिल चुका है। अब हम निकालेंगे x। अब हम क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए आप देख लीजिए, ये है लंब और ये है आधार, यानी कि x और 8 का अनुपात बनाना है। तो यहाँ पर आधार और लंब का अनुपात देखते हैं किस में आएगा। तो ये देख लीजिए tan में आया है लंब और आधार। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC से। आप यहाँ पर पुनः लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, tan थीटा देख लीजिए लंब और आधार है, यानी कि लंब बटे में आधार, ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखिएगा tan थीटा बराबर लंब, तो लंब देख लीजिए आपका है BC और आधार है आपका AB। ये हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा के स्थान पर अब हम वैल्यू रखेंगे तो 30 अंश बराबर BC है। तो BC आप देख लीजिए चित्र में B से C तक की दूरी जो है वो x मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे x बटे में AB है। तो AB आप देख लीजिए यहाँ पर 8 है, तो ऐसे 8 लिख दीजिएगा। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर x बटे में 8। तिरछा गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे 8 बराबर √3 का गुणा x में कर देंगे तो x √3 हो जाएगा। तो √3 यहाँ गुणा है, इधर लेके आ जाइए, तो 8 बटे में √3 बराबर ये हो जाएगा x। आपका ये समीकरण 2 है। तो यहाँ देख लीजिए x भी निकाल चुके हैं हम और y भी निकाल चुके हैं। जो पेड़ की टोटल ऊंचाई होगी वो x और y के योगफल के बराबर होगी। तो यहाँ हम देखते हैं पेड़ की ऊंचाई h बराबर x प्लस y होगा। बच्चों x प्लस y ही होगा। अब यहाँ हम इस चित्र को मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको चित्र समझ में आ गया है। इसको देखिए ऐसे। तो यहाँ पहले आपका x है, तो x का जो भी मान होगा उसको लिखेंगे। तो x का मान है 8 बटे में √3, तो यहाँ x के स्थान पर लिखिए 8 बटे में √3 प्लस y। तो y बराबर दिया गया है 16 बटे में √3। तो इस तरह से जब आप हर देख लीजिए, दोनों का हर बराबर है, तो एक ही हर ऐसे लिखिएगा और ये 8 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हर है वो रूट में है, तो जब भी रूट में रहे आपका हर तो परमेकरण कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 24 √3 पूरे का बटा √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 मिल जाएगा आपका, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल। 3 अट्ठे 24, तो 8 √3 ये आपका हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। यही है आपकी पेड़ की ऊंचाई। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला प्रश्न। इसका भी आंसर आ चुका है। ये है आपका आंसर 8 √3। इसी तरह से अब हम तीसरा वाला प्रश्न हल करेंगे। तीसरा वाला प्रश्न चलते हैं, हल करते हैं और देखते हैं कि उसे कैसे हल किया जाएगा। और बच्चों जब भी आप प्रश्न हल करिए तो पहले चित्र बनाइएगा। बगैर चित्र बनाए आप प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। तो चित्र बनाना भी आपको सीखना है। कैसे चित्र बनाया जाता है उसको आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बगैर चित्र आप हाइट एंड डिस्टेंस लगा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपने देखा होगा कि चाहे पार्क हो चाहे स्कूल हो, उसमें एक फिसलन पट्टी लगी हुई होती है जिसमें बच्चे बैठ करके फिसलते हुए नीचे की ओर आते हैं। आपने देखा होगा, आप सब में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो उस पर फिसले भी होंगे। तो जो भी बच्चे फिसले हैं वो तो जानते हैं फिसलन पट्टी कैसे होती है। जो नहीं फिसले हैं, चलिए आज हम चित्र में आपको फिसलाएंगे उस पर।
तो देख लीजिए इसमें दो प्रश्न है। तो पहला वाला प्रश्न हम हल करेंगे, प्रश्न नंबर 1। इसमें जो 2 दिया गया है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी बना रहे हैं भैया। तो ये हो गई फिसलन पट्टी की ऊपर वाली दीवार ऐसे खड़ी होती है, ये जिसके ऊपर फिसलन पट्टी टिकी रहेगी वो दीवार हो गई। और ये है आपकी फिसलन पट्टी, यहाँ देख लीजिए ऐसे ही फिसलन पट्टी होती है। ये है फिसलन पट्टी। जो बच्चे यहाँ पर आके बैठते हैं ना, वो फिसलते हुए ऐसे नीचे की ओर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का बैठा है, वो फिसलते हुए ऐसे नीचे की ओर आएगा और यहाँ आके रुक जाएगा। फिर यहाँ पीछे से सीढ़ी लगी होती है, इस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएगा, फिर वहाँ से फिसलते हुए ऐसे नीचे चला आएगा। तो ये फिसलन पट्टी। तो यहाँ पर देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई नहीं दिया गया है, इसलिए हम फिसलन पट्टी की लंबाई को मानेंगे कि x मीटर लंबी है। फिसलन पट्टी की लंबाई हम कितना ले लिए कि x मीटर लंबी है। और यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बनाया जा रहा है। पहले वाले में 30 अंश का कोण है। और ऊंचाई जो आपकी दी गई है वो 1.5 मीटर है। 1.5 का मतलब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये दिया गया है। अब इसमें आप यहाँ बनाइएगा A, B और C। चलिए चित्र आपका तैयार हो गया है। अब हम प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC से BC बराबर आपको मिलेगा 1.5 मीटर। और यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ लिख लीजिएगी, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर, यानी जो पट्टी है उसकी लंबाई है x मीटर। तब आप थीटा बराबर लिखेंगे 30 अंश। अब यहाँ हमको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है बच्चों जिसमें कर्ण भी हो और लंब भी हो। तो आपको मैंने समझाया है कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्न हल करेंगे उसमें आप देख लीजिए कि कौन सा 2 अनुपात दिया गया है। इसमें आपको कर्ण है और लंब है, तो हम ऐसा ही त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें कर्ण भी हो और लंब भी हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं लाल बट्टे में कक्का, इसको मैं हर बार लिख देता हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी हो समझने में, आप कहीं पर भी भूले ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि लंब भी है और कर्ण भी है साइन में। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण, ये हो गया। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका साइन थीटा बराबर लंब है आपका BC, कर्ण आप देख रहे हैं यहाँ पर AC है, ये हो गया AC। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 30 अंश बराबर BC का मान आप देख लीजिए वहाँ चित्र में 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 बटे में AC है आपका x। अब यहाँ साइन 30 अंश दिया गया है, तो साइन 30 अंश का मान होगा 1/2। जब भी यहाँ जो भी बन जाए साइन 30 अंश, 45 अंश, 50 अंश, तो उसका मान यहाँ पर रख dीजिएगा। जैसे साइन 30 अंश बना था तो हमने यहाँ पर साइन 30 अंश का मान लिखा है, यहाँ होगा 1/2/x, 1.5 बटे में x। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में होगा, तो x बराबर 2 का गुणा आप 1.5 में कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ आप देख लीजिए कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई जाएगी वो 3 मीटर लंबी होगी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई जो x था, x बराबर हमको मिला है 3 मीटर। तो यहाँ आप फिसलन पट्टी की लंबाई लिखेंगे 3 मीटर। इसी तरह से अब इसमें एक दूसरा प्रश्न भी है। उस दूसरे वाले प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना है। जो बच्चे 5 वर्ष से बड़े हैं उनके लिए एक फिसलन पट्टी बनाना है। उस फिसलन पट्टी में जो कोण है वो 60 अंश है। तो बच्चों एकदम इसी तरह से है, उसको आप सब लोग लगाएंगे। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। जो यहाँ 30 अंश दिया गया है इसी के स्थान पर आप 60 बना दीजिएगा, ऐसे ये 60 हो गया। और यहाँ पर जो 1.5 मीटर था यानी कि 1.5 था, यहीं पर अब आप 3 मीटर रख दीजिएगा। बस एकदम सिंपल सा ऐसे ही लगाते चले आइए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो जो बच्चे
ये वाला प्रश्न, पहला प्रश्न समझ चुके हैं वो दूसरा वाला प्रश्न लगा सकते हैं। और जितने बच्चे दूसरा वाला प्रश्न लगा लेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका उत्तर कितना होगा। बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में आजकल कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट तो ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े, जिससे मैं भी चाहूँ कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे द्वारा बताए गए समस्त प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको समझ में ना आए तो फिर भी आप कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से उसको समझाऊंगा। तो चलिए तो बच्चों चलिए अब हम सीखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो चलिए इसमें कह रहा है कि एक मीनार है, तो सबसे पहले हम मीनार बनाएंगे। तो आप सभी लोग देखे हैं कुतुब मीनार को, उसी तरह से एक मीनार यहाँ हम बना दे रहे हैं। ये आपकी है मीनार, ये देख लीजिए ये है आपका मीनार। इस तरह से चित्र में देख लीजिए ये है एक मीनार। मीनार थोड़ी तिरछी है, इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से एक मीनार होगी, ऐसे। यहाँ देखिए ये एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब है ये निचला बिंदु, निचले बिंदु से कितना दूरी दिया गया है 30 मीटर की दूरी पर। यानी कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो यह है आपका पाद बिंदु, इसी बिंदु से ये हो गया आपका मान लीजिए 30 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका दिया गया है 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो ये शिखर है मीनार का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो ये है मीनार की ऊंचाई h, इसको a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c। तो यहाँ आप लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया है कि मीनार की ऊंचाई h है। अब यहाँ दिया गया है ए बी बराबर दिया गया है 30 मीटर और थीटा भी आपका है 30 अंश। तो बच्चों हमने आपको बताया है कि जब भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस लगाएंगे, उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से अनुपात दिए गए हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये यच है और ये आधार, यानी कि हमको यच निकालना है और आधार दिया गया है। तो ऐसा अनुपात लगाएंगे जिसमें आधार हो और ऊंचाई हो, यानी कि आधार या और ऊंचाई। तो देख लीजिए आधार और ऊंचाई किस में आता है, ये लाल बटे में कक्का है, साइन कॉस टैन। तो यहाँ देखिए आधार और ऊंचाई निकालना है हमको, यानी कि आधार और लंब। तो ये हो गया आपका टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब, लंब देख लीजिए है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बटे आधार, आधार है आपका AB, तो यहाँ लिख दीजिएगा AB। तो ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर BC। BC का मान देख लीजिए h है, तो BC के स्थान पे h लिखिए बटे में AB। तो AB है 30, तो यहाँ लिख दीजिएगा 30। यहाँ थीटा के स्थान पर देखिए हमने मान नहीं रखा है तो रख देते हैं, ये थीटा हो जाएगा आपका 30 अंश। टैन 30 अंश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3, 1 बटे में √3 बराबर h बटे में 30। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा तो 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 1 30 बटे में √3 बराबर h। इतना हो गया है। अब यहीं बगल में लगा लेते हैं प्रश्न को पूरा, देख लीजिए।
जब भी आपको नीचे रूट मिल जाए तो उसी संख्या से ऊपर नीचे परमेयकरण कर देते हैं। तो 30/√3 गुणे √3/√3 बराबर h। अब ये ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो 30√3 हो जाएगा बटे में, √3 से √3 में गुणा कीजिए 3 मिलेगा, 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा 10√3 बराबर h। यहाँ देख लीजिए इतना हो गया है आपका। आप चाहें तो √3 का मान रख करके गुणा भी कर सकते हैं, चाहें तो इतना ही छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं कि और आगे हल कर लिया जाए तो आप यहाँ √3 के स्थान पर मान भी रख सकते हैं। जैसे 10 गुणे √3 का मान होता है 1.732 बराबर h। जब आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो इतना भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, यदि आप ना चाहें तो उसने पर ही छोड़ सकते हैं। ये ऊंचाई लिख दीजिएगा 10√3 या 17.32 मीटर। चाहे 10√3 मीटर लिखिए, चाहे 17.32 मीटर लिखिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। अब आप सीखेंगे